सभी को मेरा नमस्कार। स्वागत है आप सबका आज की इस क्लास में। तो पिछली क्लास में हमने उपभोग फलन से संबंधित 4 परिकल्पनाओं का अध्ययन किया था। आज की इस क्लास में हम गुणक और त्वरक को पढ़ेंगे और आज की इस क्लास में हम ये टॉपिक समाप्त कर देंगे। प्रश्न यहाँ से बनकर आता ही आता है, श्योर है, और इस क्लास से प्रश्न आएगा ऐसी मेरी आशा है और उम्मीद करता हूँ कि प्रश्न अपनी ये जो क्लास है इसमें से ही बनेगा। और एक और बात, जिस मॉडल पेपर की मैंने आपसे बात की थी 5 मॉडल पेपर की, तो वो 5 मॉडल पेपर है वो बिल्कुल रेडी हैं। अगर किसी ने वो परचेज करने हैं तो मुझे आपको एक नंबर दिया गया है डिस्क्रिप्शन में, टेलीग्राम पर मैसेज करें। सिर्फ टेलीग्राम पर मैसेज करना है, कोई कॉल वगैरह प्लीज़ मत कीजिएगा। और मैं यहाँ पर भी स्क्रीन में भी दे देता हूँ नंबर। ये नंबर है 7073840980। ये आपको डिस्क्रिप्शन में भी आपको मिल जाएगा। तो अगर किसी ने ये 5 मॉडल टेस्ट पेपर जिनमें प्रत्येक में 100 क्वेश्चन है, अगर किसी ने परचेज करने हैं, लेने हैं, खरीदने हैं तो मुझे तभी मैसेज करें। तो चलिए आज की क्लास शुरू करते हैं। तो आज का हमारा टॉपिक है गुणक। पहले हम गुणक के बारे में पढ़ेंगे, फिर त्वरक के बारे में पढ़ेंगे। देखिए, सबसे पहले अपन अगर हम इसके प्रतिपादन की बात करें तो सबसे पहले जो RF काहन के द्वारा 1931 में रोजगार गुणक दिया गया था। ठीक है, रोजगार गुणक। तो ये डायरेक्ट प्रश्न बनते हैं। ठीक है, पूछ सकता है कि रोजगार गुणक का प्रतिपादन किसने किया था। ठीक है, और अगर आगे बात करें विस्तृत व्याख्या की, विस्तृत व्याख्या की बात करें तो गुणक की जो विस्तृत व्याख्या है वो किन्स के द्वारा दी जनरल थ्योरी में किया गया था, जो 1936 में प्रकाशित हुई थी। अब रोजगार गुणक के अंदर बात करें तो इसमें रोजगार गुणक बराबर कुल सर्जित रोजगार बटा प्रारंभिक रोजगार, ये इसका एक फॉर्मूला दिया गया था। ठीक है, और ज़्यादा जहाँ से प्रश्न बनेगा ये इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन आगे की जो क्लास है वो काफ़ी इम्पोर्टेंट है और वहीं से प्रश्न बनेगा। अब आगे बात करते हैं। और एक और बात मैं आपको बता दूं कि मैं इनमें ज़्यादा कोई इतना समझाने का प्रयास नहीं कर रहा हूं। मैं डायरेक्ट वही फैक्ट ले रहा हूं जो डायरेक्ट प्रश्न बनते हैं और डायरेक्ट जो है एग्ज़ाम में आते हैं। ठीक है, उन्हीं पर ही मैं ज़्यादा फोकस है मेरा। अगर ऐसे पूरा इसको समझाने बैठेंगे तो हमारा जो पाठ्यक्रम है, हमारा जो सिलेबस है वो कंप्लीट नहीं हो पाएगा। तो आगे देखिए, किन्स के गुणक को निवेश गुणक या आय गुणक भी कहा जाता है। किन्स के गुणक को निवेश गुणक या आय गुणक भी कहा जाता है। और ये जो किन्स का गुणक है इसके महत्वपूर्ण घटक की बात करें तो आय, उत्पादन और रोजगार इसके महत्वपूर्ण घटक है। देखिए, जब अर्थव्यवस्था में प्रारंभिक निवेश किया जाता है तो आय निवेश के बराबर न होकर उससे कई गुना अधिक बढ़ती है। प्रारंभिक निवेश के फलस्वरूप जितना गुना आय बढ़ती है वह निवेश गुणक कहलाता है। ये निवेश गुणक का अर्थ है, यानी कि जब सबसे पहले निवेश किया जाता है तो आय निवेश के बराबर नहीं बढ़ता है, उससे कई गुना अधिक बढ़ती है। आय जो है वो निवेश के जितनी नहीं बढ़ती बल्कि निवेश से ज़्यादा बढ़ती है। लेकिन ये निवेश गुणक क्या है? ये जो प्रारंभिक निवेश के फलस्वरूप जितना गुना आय बढ़ती है वह निवेश गुणक कहलाता है। जैसे मान लीजिए निवेश में 100 करोड़ की वृद्धि हुई, निवेश में 100 करोड़ की वृद्धि हुई तो आय में 400 करोड़ की वृद्धि हो गई, 400 करोड़ की बढ़ोतरी हो गई। तो निवेश गुणक क्या होगा? 400 बटा में 100, यहाँ पर 400 आय में वृद्धि को लिखेंगे और यहाँ पे 100 करोड़ जो है वो है निवेश। ठीक है, तो इसको हम कैंसिल करेंगे, काटेंगे तो आएगा 4, तो निवेश गुणक कितना हो जाएगा? 4 आ जाएगा। ठीक है, इसके बाद में हम आगे बात करते हैं। देखिए, निवेश गुणक का मूल्य आय में परिवर्तन तथा निवेश में परिवर्तन के अनुपात के बराबर होता है। इसे इस रूप में भी परिभाषित कर सकते हैं। वहाँ पर अभी एग्जाम्पल लिया था, निवेश में जो परिवर्तन है बढ़ोतरी 100 करोड़ की ली थी और आय में जो परिवर्तन हुआ था वो
400 करोड़ की बढ़ोतरी हुई थी। तो यहाँ पर जो आय में परिवर्तन है, जो आय में परिवर्तन है और जो निवेश में परिवर्तन है, इन दोनों के अनुपात को ही क्या कहा जाता है? निवेश गुणक कहा जाता है। और इसके फॉर्मूले की बात करें तो K बराबर डेल्टा वाई बटे डेल्टा आई। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, आपको याद रखना है। ठीक है, इसके बाद में हम बात करेंगे गुणक MPC MPS में संबंध, सीमांत उपभोग प्रवृत्ति और सीमांत बचत प्रवृत्ति की, इनमें आपस में संबंध के बारे में हम देखेंगे। तो देखिए, हम जो है गुणक के साथ इनका संबंध जो है MPC के अलग अलग मान लेकर करेंगे। एक बार तो जो मान है वो 0 लेंगे, एक बार 1 लेंगे, एक बार 1 से कम मान लेंगे। तो देखिए आगे, जब MPC का मान, ये भी आपको ध्यान में रखना है, सबसे पहले तो काफ़ी इम्पोर्टेंट है एग्जाम की दृष्टि से। ठीक है, गुणक का मान K बराबर, देखिए एक तो फॉर्मूला हो गया जो मैंने अभी आपको बताया है। ठीक है, डेल्टा वाई बटे डेल्टा आई। ठीक है, एक तो हो गया ये। अगर MPC और MPS से देखें तो एक तो फॉर्मूला है ये, बाकी हम आगे चर्चा करेंगे। तो K बराबर 1/1 माइनस MPC। अगर हमें MPC का क्वेश्चन में हमें वैल्यू दी गई है कि जो MPC है, MPC जो है, जैसे देखिए अगर MPC दे दिया उसने 0.75, ठीक है, और हमें पूछ लिया कि गुणक का मान बताइए। ठीक है, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, ये फॉर्मूला पुट करेंगे। ठीक है, तो जो MPC है उसकी जगह इसकी वैल्यू पुट कर देंगे। जब 1 में से 0.5 माइनस करेंगे तो ये हमारे पास बचेगा 25। ठीक है, अब इसका 1 पे डिवाइड देंगे। अगर आपको ये अगर थोड़ा सा मुश्किल लग रहा है, अगर किसी को आता नहीं है, तो मैं इसको थोड़ा एक्सप्लेन कर देता हूँ। सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसका पॉइंट जो है पॉइंट हटाएंगे। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, ऊपर 100 से गुणा करेंगे, इसका पॉइंट हट जाएगा, हमारे पास बचेगा 25। और 25 के पहाड़े में जो 100 है वो 4 पर आता है, यानी कि 4 बार भाग जा रहा है। तो हमारा ये 4 और इधर 1, 4 एकम 4, तो आया 4। ठीक है, यहाँ पर ये बात समझने वाली है, इस पर आगे जाकर हम थोड़ी सी बात करेंगे। ये भी एग्जाम में आएगा, जिसकी मैं आपको बहुत इंपॉर्टेंट बात बताने वाला हूँ आगे। तो अब हम मान लेते हैं जो MPC अगर 0 हो, MPC अगर 0 हो, 0 हो, तो गुणक का मान क्या होगा? अगर MPC 0 होती है तो गुणक का मान होगा 1। क्या होगा? 1। ये हमारा फॉर्मूला था, क्या था? 1 माइनस 1/1 माइनस MPC। ठीक है, तो MPC की वैल्यू कितनी है? 0। तो 1 में से 0 माइनस करेंगे तो 1 ही बचेगा, 1 का 1 से करेंगे तो आएगा 1। तो ये ध्यान रखिएगा। ठीक है, इसके बाद में MPC की वैल्यू अगर हम 1 लें, MPC की वैल्यू अगर 1 लें तो गुणक का मान क्या होगा? तो गुणक का मान आएगा अनंत आएगा। ठीक है, अपरिभाषित। तो यहाँ पे ये फॉर्मूला है, 1 में से 1 माइनस करेंगे तो 0 आएगा, 0 का इस पे ये कर ही नहीं सकते हम। ठीक है, तो ये आएगा अनंत आएगा। ठीक है, ये तीनों ही कंडीशंस आपने ध्यान में रखनी है। तीनों ही कंडीशन से संबंधित एग्जाम में क्वेश्चन बनकर आ सकता है कि MPC की वैल्यू 0 हो तो गुणक के मान पर क्या प्रभाव पड़ता है, इसका मान कितना हो सकता है, ये पूछ सकता है। इसके बाद में हम बात करते हैं आगे। नेक्स्ट देखिए, MPC प्लस MPS बराबर होता है 1। ये है इनके बीच में संबंध। ठीक है, अगर अब हमें क्वेश्चन के अंदर अगर उसने ये हमें दे रखा है MPC, अब देख MPC न देकर MPS दे दे। ठीक है, वैसे अगर दोनों में से कोई भी एक वैल्यू हमें दी गई है, दोनों में से कोई भी एक वैल्यू हमें दी गई है, तो हम जो है K का ये गुणक का मान हम फाइंड कर सकते हैं। अगर MPS से हमें गुणक का मान ज्ञात करना हो तो इसका फॉर्मूला लगाएंगे 1 में MPS। ठीक है, और जो MPC है, MPC का मान हमेशा 0 से 1 के बीच में रहता है, 0 से 1 के बीच रहता है। ठीक है, अब बात करते हैं गुणक की मान की, बहुत इंपॉर्टेंट है। ये तो हो गया MPC का मान जो कि 0 से 1 के बीच होता है। अब बात कर रहे हैं हम गुणक के मान की।
गुणक का मान हमेशा 1 और अनंत के बीच रहता है। 1 और अनंत के बीच में इसका जो वैल्यू है वो रहती है। ठीक है, के की वैल्यू 1 और अनंत के बीच में रहती है। अब आगे ध्यान दीजिएगा कि गुणक 1 हो तो इसका अर्थ क्या है? इसका अर्थ है कि आय में हुई वृद्धि, ठीक है, आय में हुई समस्त वृद्धि की बचत की जा रही है। ठीक है, और कुछ भी व्यय नहीं किया जा रहा है, ये ध्यान रखिएगा। ठीक है, डायरेक्ट क्वेश्चन बन के आते हैं, वो बता रहा हूं आपको मैं। अगर गुणक का मान अनंत हो तो आय में हुई समस्त वृद्धि का वृद्धि जो हुई है वो उपभोग पर व्यय की जाती है। गुणक का मान जो है वो एमपीसी पर निर्भर करता है। ठीक है, गुणक का मान एमपीसी पर निर्भर करता है। ठीक है, कैसे? एक व्यक्ति का व्यय जो होता है वो दूसरे व्यक्ति की आय के बराबर होता है, और आय का कितना हिस्सा उपभोग के लिए बढ़ाया जाता है यह निर्भर करता है व्यक्ति की सीमांत उपभोग प्रवृत्ति पर। यदि एमपीसी अधिक है तो लोग आय का बड़ा हिस्सा उपभोग पर खर्च करेंगे, जिससे निवेश की तुलना में आय में कई गुना वृद्धि होगी। ठीक है, और जो इसलिए जो है निवेश गुणक और जो उपभोग की सीमांत प्रवृत्ति है उनके बीच सीधा संबंध होता है, और गुणक का मान जो है वो एमपीसी पर निर्भर करता है। इसके बाद में हम आगे बात करते हैं नेक्स्ट, निवेश बढ़ने पर आय का स्तर भी बढ़ेगा। यह विधि गुणक की अग्रिम प्रक्रिया कहलाती है। निवेश बढ़ने से अगर आय में वृद्धि होती है तो ये प्रक्रिया जो है ये अग्रिम प्रक्रिया कहलाती है। ठीक है, अगर निवेश घटेगा तो आय का स्तर भी घटेगा। ये जो प्रक्रिया ये पश्चगामी प्रक्रिया कहलाती है, पश्चगामी प्रक्रिया कहलाती है। इसके बाद में आगे बात करते हैं अपने कि किन्स का गुणक स्थैतिक अवधारणा है। किन्स का गुणक जो है वो एक स्थैतिक अवधारणा है, और जो एजी हार्ट है इन्होंने इसे मोटर का 5वां पहिया बताकर आलोचना की है इसकी। ध्यान रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइन है। ठीक है, कि जो किन्स का गुणक है, ठीक है, इसे मोटर का 5वां पहिया किसने कहा है? तो एजी हार्ट ने जो है इसे मोटर का 5वां पहिया कहा है। ठीक है, अब हम जो है गुणक का रेखा चित्र के द्वारा स्पष्टीकरण करेंगे। ठीक है, देखिए सबसे पहले अगर रेखा चित्र की बात करें तो 2 विधियों के द्वारा हम इसका स्पष्टीकरण करेंगे, समग्र मांग और समग्र पूर्ति वक्र, और इसके बाद में बचत और निवेश के द्वारा। ठीक है, ये 2 विधियां इनकी हम देखेंगे। अब देखिए सबसे पहले बात करते हैं अपने समग्र मांग और समग्र पूर्ति विधि। इसमें क्या है देखिए, ये आपको दिखाई दे रहा होगा। अब बात करते हैं यहाँ पर जब निवेश I1 से I2 बढ़ाया जाता है, यानी कि I1 से I2 निवेश में वृद्धि की जाती है। उससे पहले बता दूं प्रारंभिक निवेश जो है वो I1 है, और प्रारंभिक जो समय है वो E1 पर है। ठीक है, और ये आय है Y1 प्रारंभिक आय। जब निवेश बढ़ाकर I2 किया जाता है, ठीक है, I2 किया जाता है तो आय में भी क्या होती है? वृद्धि होती है। आय में भी क्या होती है? वृद्धि होती है। ठीक है, ये निवेश में परिवर्तन हो गया डेल्टा आई, और इधर आय में वृद्धि होगी डेल्टा वाई, और जो नया साम्य बिंदु है वो निर्धारित होता है E2 पर। ये जो प्रक्रिया है ये प्रक्रिया कहलाती है अग्रिम प्रक्रिया। ठीक है, निवेश बढ़ाने से आय भी बढ़ती है तो ये कहलाता है अग्रिम प्रक्रिया। और यहाँ पर बात करें हम अगर निवेश गुणक की बात करें तो y1 y2 बटे I1 I2, यानी कि ये आय में परिवर्तन है। ठीक है, और I1 से I2 पर जब जाते हैं, देखिए यहाँ पर I1 से I2 पर जाते हैं तो ये निवेश में परिवर्तन है, y1 से y2 पर जाते हैं तो ये आय में परिवर्तन है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा निवेश गुणक। ठीक है, अगर निवेश में कमी की जाए तो आय के स्तर में भी कमी होगी। ये प्रक्रिया कहलाती है पश्चगामी प्रक्रिया। इसके बाद में हम बात करते हैं आगे बचत व निवेश विधि की। तो देखिए बचत व निवेश विधि, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर पहले मैं आपको 2 कंडीशन समझा दूं, एक तो समग्र मांग और एक समग्र पूर्ति। ठीक है, देखिए ये दोनों कंडीशन देखिए। उससे पहले मैं आपको ये रेखा चित्र समझा देता हूँ बचत व निवेश विधि। तो यहाँ पर देखिए
बचत व निवेश का प्रारंभ जो है वो E1 बिंदु से हम मान लेते हैं कि यहाँ पर वो संतुलन में होते हैं। ठीक है, ये S सेविंग लाइन है और ये I इन्वेस्टमेंट लाइन है, निवेश वाली लाइन है। ठीक है, तो यहाँ पर प्रारंभिक संतुलन है वो E1 पर होता है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए जब निवेश बढ़ता है तो निवेश वक्र ऊपर की ओर खिसक जाता है, निवेश वक्र ऊपर की ओर खिसक जाता है, यानी कि I1 से I2 पर हो गया, I1 से I2 पर हो गया है। ठीक है, अब नया संतुलन बिंदु E2 पर आ गया है। ठीक है, इससे क्या हुआ कि निवेश के बढ़ने के फलस्वरूप आय में भी वृद्धि हुई है, निवेश के बढ़ने से आय में भी वृद्धि हुई है। ठीक है, अब इसके बाद में हम बात करते हैं, कुछ दो कंडीशंस हैं वो आपको मैं बता देता हूँ, महत्व की बात करेंगे बाद में इसके। देखिए, जब समग्र मांग समग्र पूर्ति से अधिक होता है तो मुद्रास्फीति की कंडीशन होती है। जब समग्र मांग समग्र पूर्ति से अधिक होगा तो मुद्रास्फीति की कंडीशन होगी। जब समग्र मांग समग्र पूर्ति से कम होगी तो अपस्फीति की स्थिति होगी। ये ध्यान रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आपको डायरेक्ट वही फैक्ट करवा रहा हूँ जो डायरेक्ट आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत महत्वपूर्ण है। अब बात करते हैं कि गुणक का महत्व। देखिए, गुणक का महत्व जो है वो व्यापार चक्रों को समझने में, ठीक है, नीति निर्माण में, आर्थिक नीति निर्धारण में, पूर्ण रोजगार के लक्ष्य प्राप्त करने में जो है गुणक का प्रयोग किया जाता है और इसका महत्वपूर्ण स्थान है आय और रोजगार के सिद्धांत में। ठीक है, अब इसके बाद में बात करेंगे हम त्वरक की। ठीक है, त्वरक की बात करें तो सबसे पहले बात करते हैं कि त्वरक का सर्वप्रथम विचार किसने दिया था। तो त्वरक का सर्वप्रथम विचार देने वाले जो विद्वान थे वो थे अफ्तेलियन। 1913 में इन्होंने ये विचार दिया था। इसे विकसित किसने किया था? तो जेबी क्लार्क ने इन्हें विकसित किया था। ठीक है, अब इसका अर्थ है क्या? तो इसे आप देखिए, आय के बढ़ने के फलस्वरूप निवेश में जितने गुना अधिक वृद्धि होती है उसे त्वरक कहते हैं। आय के बढ़ने के फलस्वरूप निवेश में जितना गुना अधिक वृद्धि होती है उसे त्वरक कहा जाता है। ठीक है, और ये त्वरक सिद्धांत है, ये उस प्रक्रिया को स्पष्ट करता है जिसके द्वारा उपभोग वस्तुओं की मांग में वृद्धि से पूंजीगत वस्तुओं के निवेश में वृद्धि होती है। ठीक है, और उपभोग बढ़ने पर विनियोग में किस सीमा तक वृद्धि होती है ये त्वरक बताता है। ठीक है, अब त्वरक गुणांक की बात करें हम, त्वरक गुणांक की बात करें हम तो देखिए, प्रेरित विनियोग में परिवर्तन बटा में उपभोग में परिवर्तन। ठीक है, यानी कि डेल्टा आई निवेश में परिवर्तन बटा में सी उपभोग में परिवर्तन जो है वो त्वरक गुणांक का फॉर्मूला है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा इसे। ठीक है, एग्जाम में पूछा जा सकता है। इसके बाद में हम बात करते हैं त्वरक में परिवर्तन। त्वरक में परिवर्तन किस बात पर निर्भर करता है? तो पूंजी उत्पादन अनुपात पर निर्भर करता है। और ये जो गुणक और त्वरक का जो इकट्ठा प्रभाव है, ठीक है, गुणक और त्वरक का इकट्ठा प्रभाव जो है वो क्या कहलाता है? वो लीवर प्रभाव कहलाता है। क्या कहलाता है? लीवर प्रभाव कहलाता है। ठीक है, तो ये आज की क्लास में हम गुणक और त्वरक का जो टॉपिक है इसे पूरी तरीके से समाप्त कर दिया है। आपके सामने मैं इसे बहुत ही इजी तरीके से लेकर आया हूँ ताकि आपको आसानी से ये समझ में आ सके, और उम्मीद भी है कि आपको एक एक चीज़ समझ में आई होगी। आप इस क्लास को थोड़ा ध्यान से देखिएगा, ध्यान से देखेंगे तो आपका इससे संबंधित प्रश्न गलत नहीं होगा। तो आज की क्लास में बस इतना ही, कल फिर एक नए टॉपिक के साथ मिलेंगे। तो चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। हाँ, टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन कर लीजिए। ठीक है, उस जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। और एक बार फिर से, अगर किसी ने वो 5 मॉडल पेपर जो है, ठीक है, 5 मॉडल पेपर अगर किसी ने लेने हैं तो मुझे टेलीग्राम पर आप मैसेज कर सकते हैं। तो मिलते हैं अगली क्लास में। धन्यवाद।